गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें बच्चों हम अपना फर्स्ट चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ चुके हैं। बच्चों, हमने पहला चैप्टर अपने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पाठ्यपुस्तक के प्रश्न भी किए थे और आपको बता दिया गया था कि बच्चों आपको अपना गृह कार्य नियमित रूप से करना है। जो भी आपको गृह कार्य दिया जाता है उसे आप अध्ययन के साथ साथ करेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भी चैप्टर हम कर रहे हैं उसे हमें याद भी करना है, क्योंकि विद्यालय जब भी खुलेंगे तो आपके टेस्ट अवश्य होंगे। अब आज हम बच्चों अपना सेकंड चैप्टर दादी माँ शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, ये चैप्टर अपने आप में शीर्षक से ही स्पष्ट होता है कि इसमें दादी माँ से संबंधित कुछ बातें बताई गई होंगी और यद्यपि इसमें कुछ जीवन के ऐसे अनुभव होंगे जो हमारी दादी को याद दिला देंगे। बच्चों, दादी और नानी 2 ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को सुनते ही हमारे शरीर में कुछ ऐसे अनुभव की स्मृति दौड़ने लगती है और हम इस तरह से आनंदित हो जाते हैं, रोम रोम में एक ऐसे स्मृति की लहर आ जाती है कि हम उसको सोच सोचकर अपने मन में प्रफुल्लित होने लगते हैं। ऐसी ही कहानी है ये दादी माँ। तो ये दादी माँ कहानी जो है, इसमें लेखक ने अपनी दादी को याद किया है और अपनी दादी की जो बड़ी सहज एक नारी के अंदर होने वाले गुणों का वर्चस्व होता है उसका सहज स्पष्टीकरण यहाँ उन्होंने किया है। उनके अनुसार उनकी दादी माँ दया, सहानुभूति और दूसरों की पर पीड़ा को बड़े ही सहजता से अनुभव करने वाली एक ऐसी स्त्री है जिसे अपनी पीड़ा से अधिक दूसरों की पीड़ा दिखाई देती है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं दादी माँ। आपका ये दादी माँ चैप्टर जो है बच्चों काफ़ी बड़ा है और हम इसे बड़े आराम से और आनंद के साथ पढ़ेंगे और आप भी इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे जैसे आप अपनी दादी को याद कर रहे हो। और बच्चों, यदि दादी आपके साथ है तो आपको भी अपनी दादी के साथ ऐसा ही व्यवहार करना है जैसे लेखक करता है और उन्हें भी ये प्यारी सी कहानी सुनानी है। तो बच्चों, शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित ये प्यारी सी कहानी दादी माँ हम शुरू करते हैं। बच्चों, एक बात और बता दूँ आपको कि इस कहानी में आपको कुछ ऐसे ठेठ देशज शब्द भी दिखाई देंगे जो आपको थोड़े से अटपटे लगेंगे, लेकिन देशज शब्द हमारी किसी भी स्थानीय भाषा से लिए जाते हैं और वो जो हमारी बोलचाल की भाषा में बन जाते हैं ऐसे शब्द ही देशज होते हैं। तो यहाँ देशज शब्दों का अधिक रूप दिया गया है, लेकिन हम साथ के साथ शब्दार्थ में उन देशज शब्दों को कर लेंगे, तो कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, इसकी एक खास विशेषता और भी है कि इसमें हिंदी महीनों के नाम दिए गए हैं। अच्छा, हिंदी महीनों के नाम बच्चों आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन उनकी एक विशेष बात है कि यहाँ हिंदी महीनों के बदले हुए नाम हैं। जैसे कि आप अब तक जो हिंदी महीने पढ़े हैं आपने, तो वो है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, लेकिन उनके कुछ बदले हुए नाम होते हैं। जैसे श्रावण को सावन कह देते हैं, जैसे कि भाद्रपद को भादो कह देते हैं, जैसे कि आश्विन को क्वार कह देते हैं। तो इस तरह से यहाँ नाम जो हैं वो कुछ बदले हुए हैं। तो बच्चों, हम आपको उन हिंदी महीनों के नाम भी इस चैप्टर के प्रारंभ में ही बता देती हूँ, तो सही रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि हमारे हिंदी महीने जो होते हैं वो इस चैप्टर में बीच बीच में आएंगे। तो हिंदी महीने आपको हिंदी महीनों के नाम, बच्चों ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि हिंदी महीनों के नाम इसमें विशेष रूप से दिए गए हैं। जैसे कि आपका जो पहला महीना होता है वो होता है चैत्र का, क्योंकि इस पाठ में बीच बीच में आएंगे तो फिर बार बार लिखवाने से अच्छा है कि आपको
एक बार में ही बता दिया जाए। दूसरा होता है वैशाख, तीसरा होता है ज्येष्ठ, फिर होता है आषाढ़। बच्चों, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर होता है श्रावण, फिर होता है भाद्रपद। इस तरह से आपको नाम याद रखनी है। फिर होता है आश्विन, जिसको यहाँ क्वार कहा गया है, आश्विन का महीना। फिर होता है कार्तिक, उसके बाद होता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष। उसके बाद होता है पोष, फिर होता है माघ, और फिर होता है फाल्गुन। इस तरह से बच्चों आपके 12 महीने हिंदी के होते हैं, और ये हिंदी के महीने जो हैं ये भी यथावत चलते हैं। लेकिन एक जरा सा ध्यान देने की बात है कि चैत्र का महीना जो होता है वो मार्च अप्रैल में होता है, और वहीं वैशाख जो है लगभग अप्रैल या मई में, कभी कभी आधा अप्रैल आ जाता है, कभी मई पूरा तो होता ही होता है, लेकिन अप्रैल और मई के बीच का होता है। इस तरह से इसे आगे बढ़ाते रहें तो यही क्रम जो है वो चलता रहता है। जैसे कि ये मई जून में होता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये जून और जुलाई में होता है, तो ये ध्यान देने की बात है बच्चों कि यही क्रम आगे चलता रहता है। और फागुन का महीना जो होता है आपको पता है फरवरी मार्च में आ जाता है। तो इस तरह से ये हिंदी महीने हमारे जितने भी त्योहार होते हैं बच्चों, ये सब हिंदी महीनों के हिसाब से ही मनाए जाते हैं। आपने आज तक बहुत से त्योहारों पे निबंध पढ़े होंगे बच्चों, लेकिन आपने कभी ये गौर नहीं किया होगा कि कभी भी हम जब निबंध पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि दीपावली पर निबंध लिखिए, तो उसमें ऐसा नहीं लिखा जाता है कि दीपावली का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। तो हम ये नहीं लिखते हैं कि अक्टूबर नवंबर, हम लिखते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा पर, कार्तिक मास की अमावस्या पर मनाया जाता है। वहीं फागुन मास की पूर्णिमा पर होली का त्यौहार मनाया जाता है। वो तो हमें पता ही है कि एक बार दीपावली अक्टूबर में आती है और एक बार नवंबर में आती है। तो ये बच्चों बड़े ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो हिंदी महीने हैं उनके बदले हुए रूप आपको बताए जाएंगे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा बना रहता। मतलब बीसों बसंत यहाँ लेखक ने देख लिए, अर्थात 20 साल की उम्र तो उसकी है ही, फिर भी उसके मन में एक अनमना सा अजीब सा भाव बना हुआ है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मतलब यहाँ लेखक जो है अपने शुभचिंतक, अर्थात उसके मित्र भी हो सकते हैं, उसके सगे संबंधी भी हो सकते हैं, जो भी उसके शुभचिंतक हैं उनके बारे में व्यंग रूप में ये बात कह रहा है कि जैसे ही छुट्टियां आनी शुरू हो जाती हैं तो उसके सामने तो प्रसन्नता का भाव दिखाते हैं कि देखो छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, और पीठ पीछे उसकी कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर लेखक का मजाक उड़ाया जाता है। मैं सोचता हूँ अच्छा ही है, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। मतलब लेखक सोच रहा है कि अच्छा है, मैं कभी भी उन बातों की ओर ध्यान ना दूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ और शीतल धुंधली सी छाया नाच उठती है। अब यहाँ धुंधली सी छाया
किसकी है? यहाँ धुंधली सी छाया जो है वो उसकी यादों की है और उन यादों में बसी हुई है दादी माँ। तो प्रतिकूलता यानी विपरीत परिस्थितियाँ। तो यहाँ ध्यान देना है बच्चों कि प्रतिकूलता का मतलब है प्रतिकूलता यानी विपरीत परिस्थितियां। तो लेखक की यहाँ विपरीत परिस्थितियां क्या हैं, ये अभी आपको पता लग जाएंगी कि वो स्वभाव से कुछ कमजोर प्रवृत्ति का है, मतलब बहुत सहजता से वो घबरा जाता है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। अब बच्चों क्वार के दिन किसे कहते हैं? यहाँ क्वार का मतलब है बच्चों आपका आश्विन का महीना, जिसको हमने यहाँ आश्विन के महीने के रूप में लिख लिया है। तो यहाँ क्वार के दिन में, क्योंकि बच्चों ये बदले हुए देसी रूप है, तो ये देशज शब्दों के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच और सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? क्वार यानी आश्विन। तो ये जो आश्विन 7वें नंबर पे लिखा है, ये महीना क्वार का होता है कि क्वार के महीने में यानी आश्विन के महीने में आपको बच्चों अच्छे से पता है बारिश लगभग बंद हो जाती है। बारिश का महीना आपका आषाढ़, सावन और भाद्रपद 3 महीने आप मान सकते हैं। लगभग कभी कभी आषाढ़ में शुरू हो जाती है और फिर सावन भादो बरसती है, लेकिन आश्विन यानी आसौज में कोई वर्षा नहीं होती है। तो यहाँ कवि का लेखक का कहना है कि आश्विन का महीना आ गया और गांव में चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है, लेकिन आश्विन के महीने तक वो पानी लगभग 1 महीने पुराना हो चुका होता है। दूर के सिवान में बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच और सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में एक सड़कर विचित्र सी गंध आने लगती है। बच्चों पानी यदि कहीं गड्ढे में इकट्ठा हो जाए या कहीं भी बड़े एरिया में भी उसको इकट्ठा हो जाए वो, और यदि नियमित रूप से उसे बहने का अवसर ना मिले तो वो पानी सूर्य की गर्मी से सड़ने लगता है। तो यहाँ तरह तरह की घासों का वर्णन है बच्चों। ये जो अधगली घासें, घेऊर, बनप्याज की जड़ें, ये सब बरसात में जो बह कर जड़ें होती हैं, जो घासें होती हैं, जो पानी में मिल जाती हैं और वहाँ एक विशेष प्रकार की काई बना देती हैं। उन काइयों से जो एक सड़ांध, एक विशेष प्रकार की बदबू शुरू हो जाती है, उसी का वर्णन यहाँ लेखक ने किया है कि गांव में किस तरह की स्थिति होती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ के माह में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, लेकिन अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं। चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भर जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। अब देखिए बच्चों, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि लेखक यहाँ खाने की चीज़ों को छोड़कर उस झाग भरे हुए गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए उतारू है। बच्चों गांव का जीवन कुछ इस प्रकार का ही होता है कि गांव के जीवन में वो केवल अपनी निश्चलता देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि यहाँ गंदगी है, क्योंकि वहाँ तो खेत में भी यदि गोबर है तो हम जिस गोबर को गंदा समझते हैं वहाँ उसे खाद के रूप में काम में लिया जाता है। तो शहरी वातावरण में और गांव के वातावरण में काफ़ी फ़र्क होता है। यहाँ लेखक का यही कहना है कि यद्यपि वो जो जलाशय भर जाते थे वो गंधपूर्ण होते थे क्योंकि उनमें गंदगी होती थी, लेकिन उसके बाद भी गांव के बालक सब कुछ छोड़ देते थे। ये जितनी खाने की वस्तु है कि अगहन कहते हैं बच्चों, ये मार्गशीर्ष के महीने को,
ये जो मार्गशीर्ष 9वें नंबर पे लिखा हुआ है इसे कहते हैं अगहन। कि अगहन में व्यक्ति चिवड़ा खाना छोड़ सकता है, गुड़ ना मिले तो वो भी छोड़ सकता है। चैत्र के दिनों में यदि लाई जो मूंगफली से बनती है वो ना मिले तो वो भी छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात तब होती है जब क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदने का अवसर प्राप्त ना हो। तो लेखक को वो बड़ा बुरा प्रतीत होता है कि उसने छुट्टियों में गांव का आनंद लिया, लेकिन उसे गांव के उस झागपूर्ण गंदे से जल में कूदने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो बच्चों ये ध्यान दीजिए कि क्वार का महीना जो है, गंधपूर्ण क्वार का महीना जो है वो आपका आश्विन का महीना है, इसको कहा गया है क्वार, और इसको कहा गया है अगहन। तो ये ध्यान रखना है, ये देसी रूप है, ये देसी रूप है इनके, मतलब इनको देसी भाषा में ऐसा ही कहा जाता है। तो ये इनके देशज रूप कहलाएंगे। इनको आप क्या कह सकते हैं कि ये देशज शब्द है, एक तरह से कि इनको आप देशज शब्द भी कह सकते हैं कि ये क्वार जो है ये देशज है और ये भी देशज शब्द है। अभी आगे और भी शब्द आएंगे जो इनका मतलब यही निकलेगा। तो यहाँ पर बच्चों लेखक को केवल इस बात का अफसोस रहता है कि भले ही खाने को कुछ ना मिले, लेकिन उसे उस झाग भरे हुए गंधपूर्ण जल में स्नान करने को अवश्य मिलना चाहिए। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़क यानी बेचैन होना, 2-1 दिन हो तो कूद सका था। हुड़क रहा था का मतलब है हुड़कना, तो हुड़कने का मतलब है बेचैन होना। कि लेखक जो है वो बेचैन हो रहा है, किस बात से कि उसको उस झाग भरे हुए गंधपूर्ण जो वो जल है उसमें कूदने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो इस बात से वो लेखक परेशान हो रहा है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, मतलब हल्की बीमारी ना जाने मुझे अच्छी लगती है। अच्छी बीमारी, अब यहाँ हल्की बीमारी क्यों कहा है कि थोड़ी बहुत बीमार हो जाए तो अच्छा लगता है, क्योंकि घर में सब लोग सेवा करने लग जाते हैं, बड़ी उसकी देखरेख होती है। इसलिए यहाँ लेखक ने कहा है कि हल्की बीमारी तो उसे अच्छी लगती है, लेकिन लंबी बीमारी तो वो भी नहीं चाहता था। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु हो, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो बढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई उतरा रात 12 बजे के बाद। अब वो झाग भरे जल में नहा धोकर आया है और उसने अब जो रजाई पकड़ी है तो ऐसी रजाई पकड़ी है कि ज्वर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। रात को 12 बज गए तब जाकर उस लेखक का ज्वर कहीं उतरा। बच्चों ये लेखक के बचपन की कहानी है। अब इसकी दादी माँ किस तरह से उसकी तीमारदारी करती है, यानी उसकी देख रेख करती है, उसका वर्णन शुरू होगा। कि नहा धोकर वो बीमार हो गया, क्योंकि एक तो पानी गंदा था, दूसरा बच्चों क्वार के महीने यानी आश्विन का महीना, तो आप लगा लीजिए अक्टूबर का महीना। यदि अक्टूबर के महीने में आप खुले हुए तालाब में ठंडे पानी में नहाएंगे तो निश्चित ही बीमार पड़ जाएंगे। अब हुआ ये कि रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। उसको जो ज्वर चढ़ा हुआ था वो रात को 12 बजे के बाद उतरा। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेही सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों में सद्य टपके हुए जल की शीतलता। अब बच्चों यहाँ सन से, सन का मतलब है सूर्य जैसे सफ़ेद बालों में,
यहाँ सन शब्द का मतलब सूर्य से है। किनारीहीन अर्थात किसी प्रकार का गोटा उसकी साड़ी में नहीं लगा हुआ है। बालों के सिरों में सद्य टपके हुए जल की शीतलता, यानी सद्य यानी गीले गीले जो जल से उसके बाल हैं उसकी शीतलता है। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। बच्चों, ये कौन सी मिट्टी होती है? जैसे आप लोग अच्छे से जानते हैं कि गांव में पीर बाबा या इस तरह के बाबा साधु सन्यासियों को ज़्यादा मानते हैं और उनसे जाके कहते हैं कि बच्चा बीमार है और उसके द्वारा दी गई कोई भी राख, मिट्टी या बबूत जिसे कहते हैं वो बांध कर लाई है। और गांव वालों को इन चीज़ों पर बहुत विश्वास होता है। वैसे चाहे आप इसे अंधविश्वास कहें और हम भी अंधविश्वास ही कहेंगे, लेकिन उनका मानना है कि जहां वो भभूति उस बच्चे का इलाज कर सकती है वहां कोई भी दवा नहीं कर सकती है। अब दादी माँ बहुत बुजुर्ग हैं, इसलिए वो किसी पीर बाबा के यहाँ से या किसी चबूतरे पर से एक मिट्टी या राख उठा के लाई हैं और उस बच्चे के पेट पर और मस्तक पर उन्होंने लगा दिया है। उन्होंने क्या किया कि मुंह में वो मिट्टी डाल दी और थोड़ी सी उसके माथे पर भी लगा दी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती। बच्चों, दालचीनी एक प्रकार का आपका गरम मसाले के अंदर आने वाली एक लंबी सी लकड़ी होती है जो गोल गोल होती है, पोली होती है। यदि कभी देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो अपनी मम्मी से कहना कि घर में रसोई में रखी दालचीनी आपको अवश्य दिखाएं। वो ऐसी डंडी जैसी होती है, गोल होती है, जैसे आपके तले हुए पाइप होते हैं जो आप पापड़ जैसे खाते हैं, ठीक वैसे ही दालचीनी भी होती है। अब यहाँ लेखक कह रहा है कि उन्होंने दालचीनी का लेप किया, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान किया। मतलब 20 बार उन्होंने उसके मस्तक को, पेट को छुआ और ये अंदाज़ा लगाना चाहा कि अभी भी उसे ज्वर यानी बुखार है या नहीं है। अब जैसे अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, अदृश्य, तो अदृश्य का मतलब है बच्चों जो दिखाई ना दे। जो दिखाई ना दे। और ज्वर का मतलब है बच्चों ज्वर का मतलब है बुखार। तो बच्चों कि बार बार वो उसे छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, वो ये देखती कि उनके उस पोते को ज्वर यानी बुखार अभी भी है या नहीं है। बार बार वो उसे देखती, हांडी में पानी आया कि नहीं। हांडी कहते हैं मिट्टी के बर्तन को, हांडी मिट्टी का बर्तन होता है। वैसे कहीं कहीं हांडी तांबे के बर्तन को भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ गांव है तो मिट्टी का बर्तन हांडी होता है, मिट्टी का बर्तन। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। मतलब कुछ देसी दवाइयाँ बन रही हैं, कुछ खिचड़ी में छौंक वोंक लगाने का काम हो रहा है, क्योंकि लेखक को ज्वर हो गया है तो इस तरह का भोजन उसे मिलेगा जो उसे उस बीमारी से कुछ समय के लिए मुक्त रख सके या उसकी बीमारी को आगे ना बढ़ने दे, तो हल्का भोजन उसे खाने को मिलेगा। अब यहाँ क्या है कि वो कह रहे हैं कि 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान उसने किया, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। छाल होती है पीपल का घिसा हुआ जो उसका तना होता है, उसकी जिसको ऊपर का भाग जो है उसको घिस कर, जिसको छाल को दवा के रूप में, औषधि के रूप में भी लिया जाता है। पीपल की छाल से उसे छौंका कि नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर वो घर वालों को परेशान कर देती थी। अब उनके दिमाग में क्या था
कि वो लेखक जो उनका पोता बीमार है उसके पास सीधे ही कोई ना चला जाए। अर्थात गांव वालों के दिमाग में ये भ्रम होता है कि यदि कोई बच्चा बीमार है, हैजा है या कोई मलेरिया है, इस तरह की कोई भी मोती जरा, टाइफाइड जिसे आप कहते हैं, इस तरह की कोई भी बीमारी यदि बच्चे को हो जाती है तो उस बच्चे के पास में बाहर से आने वाले व्यक्ति को तुरंत नहीं भेजा जाता है। तो यहाँ वो कह रही हैं कि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर वो घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। किस्म का मतलब होता है तरह की, तो 50 किस्म, यहाँ किस्म शब्द का मतलब है तरह तरह की। तो गांव की गवई गांव की थी वो, और 50 किस्म की दवाओं के नाम उन्हें याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। तो बच्चों, ये सरसाम शब्द जो है ये एक प्रकार की बीमारी है जिसमें उल्टी दस्त हो जाते हैं। सरसाम शब्द जिसे आज के लोग हैजा के नाम से जानते हैं, जिसमें आप जो इसमें शब्द दिया है सरसाम, तो सरसाम शब्द है हैजा, जो बीमारी है जिसमें उल्टी और दस्त की बीमारी हो जाती है, बालक के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो यहाँ जो गांव में जिस प्रकार की बीमारियां बहुत जल्दी फैलती थी उस समय की बात बताई गई है कि मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ वो सुनाती थी। तो बच्चों, आज हमने जहाँ तक कहानी पढ़ी है उस कहानी के गृहकार्य के प्रश्न आप नोट कीजिए। बच्चों, जो मैंने बोर्ड पर हिंदी महीनों के नाम लिखे हैं, ये पूरी कहानी में अलग अलग जगह पर 6-7 तरीके से देशज रूप में आएंगे। तो आपको वैसे भी हिंदी महीने याद होने चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में सभी त्यौहार हिंदी महीनों के हिसाब से ही मनाए जाते हैं। केवल आपके जो क्रिश्चियंस हैं उनके त्यौहार हिंदी महीनों के हिसाब से नहीं होते हैं, लेकिन भारतीयों के जो आपके हिंदू, यहाँ तक कि मुसलमानों के भी जितने त्यौहार हैं वो आपके इन महीनों के हिसाब से ही मनाए जाते हैं। तो आपका पहला प्रश्न जो गृहकार्य का है वो यही है कि हिंदी महीनों के नाम लिखिए। बोर्ड पर लिखवाए जा चुके हैं, ये 12 हिंदी महीनों के नाम आपको लिखने हैं और याद भी करने हैं। दूसरा आपका प्रश्न ये है कि लेखक कौन सी खाने की वस्तुएं छोड़कर किस आनंद को पाना चाहता था। लेखक कौन सी खाने की वस्तुओं को छोड़कर किस आनंद को पाना चाहता था। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक क्या क्या खाने की वस्तुएं छोड़ सकता था? आम और जामुन, चिवड़ा, गुड़ की तिलपट्टी, लाई आदि वस्तुएं खाने की छोड़ सकता है, लेकिन उसे क्वार के महीने में उस झाग भरे हुए जल में नहाने का आनंद प्राप्त करना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से जो आपके दूसरे पेज पर इसका आंसर लिखा हुआ है वो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से लिखना है। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में लगभग 2 पेज कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। आगे का चैप्टर हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। धन्यवाद।